तवाइफ लफ्ज़ सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, मुजरा। सजी धजी जेवरों से लदी रक्स करती हुई एक लड़की नजर आती है, मगर सिर्फ नाचने गाने और दिल बहलाने के अलावा भी बहुत कुछ था तवाइफों और उनके कोठों पर। आइए गुजिश्ता लखनऊ चलते हैं। हर शहर की अपनी तासीर होती है, लखनऊ की भी। लखनऊ का नाम लेते ही पहली बात जो गैर लखनवियों के जहन में आती है वो है पान खाकर पहले आप करते नवाब। फिर जायके की किंवदंती यानी लेजेंड बन चुके टुंडे कबाबी की दुकान। मगर लखनऊ हमेशा से टुंडे कबाबी के लिए मशहूर नहीं था। किसी ज़माने में ये अपने कोठों और महंगी तवाइफों के लिए भी जाना जाता था। लोग अलग अलग वजहों से यहाँ आया करते थे, कुछ गाना सुनने, कुछ मुजरा देखने, कुछ तवाइफों को निहारने और कुछ जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने। इन सब चीज़ों के बीच टुंडे कबाबी तो उस ज़माने में महज पेट भराई का कुछ पुरानी किताबें हैं हमारी लाइब्रेरी में। इन किताबों को खोलते ही तारीख की एक रंग उड़ी खिड़की खुल जाती है जो उस ज़माने में ले जाती है जहां लखनऊ का चौक था। लखनऊ के चौक इलाके में जो इमारतें आज तकरीबन खंडहर बन चुकी हैं वो हमेशा इतनी वीरान नहीं हुआ करती थी। इन पुरानी इमारतों की दीवारों में दिलकश कहानियों का एक सिलसिला दफन है। आइए मैं आज आपसे कहता हूं अवध की तवाइफों के कुछ कहे अनकहे, सुने अनसुने किस्से। आइए शहर के बदनाम इलाके में चलते हैं। तवाइफें दो तरह की हो सकती थी। पहली वो जो ख़ानदानी हुआ करती थी, यानी कि उनकी माँ भी यही काम करती थी, और दूसरी जिन्हें इस काम में लाया जाता था। मिर्ज़ा हादी रुस्वा की बदौलत अफसाने में तब्दील कर दी गई उमराव जान अदा भी इसी तरह धंधे में आई थी। कोठे पर पहुंचना एक बात थी, लेकिन उसके बाद एक तयशुदा तरबियत से गुजरना होता था। इन कोठों की एक मालकिन हुआ करती थी। इन्हें खानम यानी मैडम कहा जाता था। इन्हें मामूली समझना बड़ी गलती थी। ये बेहद रसूखदार, ताकतवर हुआ करती थी। ताकतवर से मतलब इनके पास गुंडे बदमाशों के अलावा पुलिसिया और सियासी रसूख की कोई कमी न होती। लड़की के 6 साल की उम्र तक पहुंचने पर उसको गाने और नाचने की तालीम दी जाती थी। घंटों का रियाज होता था। ये बात दीगर है कि 20वीं सदी की ज़्यादातर हिंदी गायिकाएं इन्हीं कोठों से निकली थीं। ग्रामोफोन के दौर में ही चूने वाली हैदर, हस्सो, नन्ही बेगम, मुगल जान, बड़ी जद्दन जैसी कलाकार इन कोठों से निकली थीं। कलकत्ते की गौहर जान, लखनऊ की शमीम जान, जवाहर बाई, मोहम्मदी जान, वज़ीर जान, कानपुर की खुर्शीद जान अपनी गायकी से जो समा बांधती थी वो ग्रामोफोन के बस का तो कतई न था। अगर हम कोठों को सिर्फ जिस्म फरोशी से जोड़कर देखें तो ये गलत होगा। ये नाइंसाफ़ी होगी उस पूरे अदब के ख़िलाफ़ जिसका मरकज़ शहर की ये सबसे मशकूक इमारतें हुआ करती थीं। एक लड़की का तवाइफ बनना कई रस्मों का मेल हुआ करता था। ये किसी ग्रेजुएशन सेरेमनी की तरह होता था। अवध के कोठों की ही तरह पुरानी थी यहाँ की रवायतें। एक लड़की के तवाइफ बनने का सफ़र कई रस्मों से होकर गुजरता था। इनमें 3 बहुत ख़ास थी: अंगिया, मिस्सी और नथ। अंगिया यानी जब लड़की बचपन से निकलकर नौजवानी में कदम रखती थी तो बदन में कई तब्दीलियां आती थीं। मिसाल के तौर पर उसकी छातियां बढ़ने लगती,
तब कोठे की तमाम तवाइफें इकट्ठा होती और उस लड़की को अंगिया पहनाई जाती। अंगिया लफ्ज़ का इस्तेमाल उस दौर में ब्रा के लिए होता था। तवाइफ बनने की तरफ ये पहला कदम होता था। मिस्सी भी एक रस्म होती थी। मिस्सी के बारे में बात करने से पहले एक बात कहूँगा कि खूबसूरती की तारीफ हर दौर में अलग अंदाज पाती है। आज हम चमकदार सफ़ेद दांतों को खूबसूरत मानते हैं। उस दौर में कत्थे की सुर्खी से लाल होंठ और काले पड़ चुके दांत बेहतर समझे जाते थे। मिस्सी की रस्म में दरअसल दांतों और मसूड़ों को मसनूई तौर पर काला किया जाता था। ये कोठे का निजी समारोह था जिसमें कोई भी बाहरी आदमी शामिल नहीं हो सकता था। कोठे की सबसे बड़ी यानी उम्रदराज मेंबर इस काम को अंजाम देती थी। मिस्सी के बाद नाच गाना और दावत होती थी। किसी लड़की के लिए मिस्सी हो जाने का मतलब था कि वो अपनी वर्जिनिटी यानी अपना कौमार्य बेचने के लिए तैयार है। जमाना बदल गया लेकिन एक चीज नहीं बदली, मर्दानगी का परचम लहराना। तमाम मर्दों में ये वाहियात सोच होती है कि एक कुंवारी लड़की के साथ हम बिस्तर होना उनके मर्द होने के ओहदे में एहसास में इजाफा करता है। इसे आज भी मर्दानगी के तमगे के तौर पे देखा जाता है। कोठे इस तमगे के बदले में खूब पैसा कमाते। कुंवारी लड़की के लिए बोली लगाई जाती थी। बड़े बड़े रईस इस बोली में बुलाए जाते थे। बाद में ये सब हमारी फिल्मों में खूब मसाले लगा लगा कर दिखाने का चलन बना। लड़की को दुल्हन की तरह सजाया जाता। लड़की अपनी नाक में बाएं तरफ एक बड़ी सी नथ पहनती थी। ये नथ उसके कुंवारेपन की पहचान होती। जो सबसे बड़ी बोली लगाता वो उस लड़की के साथ पहली रात बिताता। इस रात के बाद लड़की कभी भी नथ नहीं पहनती थी। एक तवायफ का रोजनामचा या रोजमर्रा का दिन कैसा होता होगा। तवायफ चाहे जिस उम्र की हो, कोठे का एक कायदा नियम कभी नहीं बदलता था, रियाज। कोठे में दिन काफी देर से शुरू होता था क्योंकि इस चौहद्दी के में रात बाहर के मुकाबले ज्यादा लंबी हुआ करती थी। सुबह के नाश्ते के बाद रियाज शुरू होता था जो शाम 4 बजे तक चलता था। नथ उतराई के बाद हर तवायफ के पास अपना अपना अलग कमरा होता था। कई दफ़ा कोई अमीर शख्स या कोई नवाब लड़की को हमेशा के लिए अपने लिए रख लेता था। इसके लिए वो कोठे को हर महीने एक तय रकम देता था। इन लड़कियों के लिए कोठे से भाग निकलना या किसी के साथ भाग जाना किसी सूरत मुमकिन नहीं था। दोपहर बाद तवायफों का नहाना और घंटों लंबा श्रृंगार चलता। शाम ढलने के बाद वो बालकनी में जमा होनी शुरू होती। ये नुमाइश की तरह होता। अंधेरा होते ही कोठे गुलजार हो जाते। नाच और गाना शुरू होता और देर रात तक चलता। इसके बाद तवायफें अपने ग्राहकों के साथ कमरों में चली जाती। हालांकि तवायफें हरूफ के इल्म यानी अक्षर ज्ञान से आगे उर्दू की पढ़ाई नहीं करती थी, लेकिन गाने की तालीम के दौरान उस्ताद उनके नुक्ते और ख़ाफ एकदम दुरुस्त रखते थे। बचपन से मिली इस तरबियत यानी ट्रेनिंग की वजह से उनके अंदर ज़बान के संस्कार बहुत मजबूत होते थे। अदाएं ऐसी ठहरी, कलाम ऐसा दुरुस्त, अंदाज ऐसे दिलकश कि आप फिदा न हों तो क्यों कर न हो। आखिर को कोठे पर ऊंचे तबके बड़े ख़ानदानों के लोग आते थे। लोगों के साथ अदब से पेश आना तो उनकी तरबियत का हिस्सा हुआ करता था। कुछ तवायफों ने आगे बढ़कर शायरी को भी अपनाया। एक नाम जो मुझे याद आता है वो है महलका चंदा का। अमीर घरों के नौजवान लड़कों को उनके बाप कोठे पर अदब सीखने के लिए भेजा करते थे। यहाँ इन नौजवानों के लिए ख़ास हद थी। उन्हें किसी भी तवायफ के साथ हम बिस्तर होने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी और किसी की मजाल न थी कि इस कायदे को तोड़ दे। और भी ऐसी बहुत सी सच्ची बातें या किस्से हैं
मगर सब कहने का और कहने के लिए अभी मुनासिब वक्त नहीं है। मौका मिला तो फिर कभी आपसे रूबरू होकर किसी दिन ज़रूर बयान करूँगा। अगर आपको ये पसंद आया, सुनकर कुछ नया सीखने समझने को मिला, तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए